पुष्प विहार की इन गलियों में आज भी एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। साकेत से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर सेक्टर 1 के सरकारी क्वार्टर्स दिन में तो आम लगते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ की हवा में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। ये कहानी सिर्फ चार दोस्तों की नहीं है, बल्कि उस खौफ की है जो दीवारों के भीतर सालों से कैद है, जिसे बाहर निकलने के लिए बस एक दरवाजे के खुलने का इंतज़ार था। साल 2012 की वह गर्मी आज भी दिल्ली वालों को याद है। एक ऐसी तपिश कि रात के 12 बजे भी पंखे गर्म हवा फेंकते थे। पुष्प विहार के सेक्टर 1 में रहने वाले चार दोस्त आर्यन, विक्की, समीर और राहुल के लिए यह छुट्टियां रोमांच और पागलपन का मेल थी। वे चारों ही बचपन के दोस्त थे, जिन्हें लगता था कि वे दुनिया के किसी भी डर को हरा सकते हैं। मोहल्ले के बीचों बीच ब्लॉक नंबर 13 किसी पुराने खंडर जैसा नहीं था, बल्कि वह एक जीवंत घोस्ट हाउस जैसा लगता था। उसकी दीवारों की सफ़ेदी अब पीली पड़ चुकी थी और दीवारों पर लगे लोहे के सरिये जंग खाकर टेढ़े हो चुके थे। सबसे ज़्यादा चर्चा थी फ्लैट नंबर 402 की। बुजुर्ग कहते हैं कि 1996 की दोपहर जब दिल्ली लू के थपेड़ों से झुलस रही थी, तब उस फ्लैट में ऐसी चीखें निकली थी जिससे सुनने के बाद लोगों के कान के पर्दे फट गए थे। सुलोचना नाम की एक साधारण सी महिला, जिसे अक्सर पड़ोसियों ने मुस्कुराते देखा था, उस दिन जलकर राख हो गई थी। जब पुलिस आई तो किचन का नज़ारा ऐसा था कि पत्थर दिल इंसान भी कांप जाए। सुलोचना का पूरा शरीर कोयला बन चुका था, लेकिन उसके हाथ दीवार पर कुछ खुरचने की कोशिश में जमे हुए थे। लोगों ने कहा कि ये हादसा है, मगर पुलिस ने कहा ये हादसा नहीं बल्कि एक खुदकुशी है। लेकिन सच उस राख के ढेर के नीचे दबा हुआ है। समीर ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वाकई इस घर में कोई भूत है? उसकी आवाज़ में एक छिपा हुआ डर साफ सुनाई दे रहा था। अरे भाई, 1996 की बात है, अब तक तो भूत की हड्डियां भी खाद बन गई होंगी, विक्की ने सीना तान कर कहा। विक्की को अपनी बहादुरी पर बहुत गुमान था। उसने शर्त रखी कि जो उस फ्लैट के बेडरूम में जाकर सुलोचना की अलमारी पर अपना नाम लिख कर आएगा, उसे बाकी सब मिलकर 1 महीने तक पार्टी देंगे। उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये शर्त उन लोगों को कितना भारी पड़ने वाली है। फिर चारों दोस्तों ने उसी रात आपस में मिलने का फैसला किया और रात के ठीक 12:30 बजे चारों दोस्त ब्लॉक 13 की सीढ़ियों के पास खड़े थे। वहाँ की स्ट्रीट लाइट कुछ दिनों से खराब थी और जब मोबाइल की टॉर्च जलाई गई तो रोशनी के घेरे में हर चीज़ बहुत डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे वे पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर चढ़े, उसका वातावरण बदलने लगा। दिल्ली की वह भीषण गर्मी जैसे अचानक गायब हो गई हो। वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी, एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों के अंदर तक चुभ रही थी। चौथी मंजिल पर पहुँचते ही एक तीखी महक उनके नथनों से टकराई। राहुल ने अपनी नाक को सिकोड़ते हुए पूछा, ये मिट्टी का तेल की महक कहाँ से आ रही है? फ्लैट नंबर 402 का दरवाज़ा एकदम सामने था। वह भारी लकड़ी का दरवाज़ा, जिस पर सरकारी सील लगी होनी चाहिए थी, आज आधा खुला हुआ था।
जैसे किसी ने उनका स्वागत करने के लिए उसे खुला ही छोड़ा हो। आर्यन ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और दरवाज़ा एक लंबी सी चरचराहट की आवाज़ के साथ पूरा खुल गया। अंदर कदम रखते ही चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे किसी पूरी दूसरी दुनिया में आ चुके हों। फ्लैट के अंदर का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। फ्लैट के हॉल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला लटका था और बिना किसी हवा के वह झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस झूले पर बैठी हो। दीवारों का पेंट उतरकर नीचे गिर गया था और पैरों के नीचे आने पर सूखी खाल की तरह चटक रहा था। हवा में सिर्फ धूल नहीं थी, वहाँ कपड़ों के जलने की एक ऐसी बदबू आ रही थी जो सीधे फेफड़ों में चुभ रही थी। विक्की ने हिम्मत दिखाई और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम सब ऐसे ही डर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह किचन के पास से गुजरा, समीर की टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ी। वहाँ काले रंग के चिपचिपे पैरों के निशान थे। वे निशान इंसानी पैरों के तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन हर कदम के साथ फर्श पर धुआं उठ रहा था। वो पैरों के निशान किचन से निकलकर सीधे बेडरूम की तरफ जा रहे थे, उसी तरफ जहां विक्की गया था। ये देखते ही आर्यन जोर से चिल्लाया, विक्की वापस आ जाओ। तभी बेडरूम से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज छत से नीचे गिरी हो। चारों दोस्त बेडरूम की ओर भागे और उन्होंने देखा कि विक्की वहां बुत बनकर खड़ा हुआ था। उसकी टॉर्च फर्श पर गिरी हुई थी और उसकी नजरें छत के कोने की तरफ देख रही थी। जब बाकी तीनों ने ऊपर को देखा तो उनके हलक से आवाज निकलना बंद हो गई। छत के कोने से एक काला तरल पदार्थ टपक रहा था। वह खून नहीं था, बल्कि पिघला हुआ मांस और कालिक का मिश्रण था। और वहां छत से चिपकी हुई वह खड़ी थी, सुलोचना। उसका चेहरा आधा जल चुका था, एक आंख की जगह सिर्फ एक काला गड्ढा बचा था और दूसरी आंख एकदम सफेद पड़ चुकी थी। उसके होंठ जलकर दांतों से चिपक चुके थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही हो। उसने अपनी चलती हुई उंगलियों से छत को पकड़े हुए था। अब सुलोचना ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बस एक घरघराहट की भारी आवाज आ रही थी, जैसे जलते हुए कोयले पर पानी डाल दिया गया हो। सुलोचना ने उन चारों दोस्तों से पूछा कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो क्या? अचानक पूरे फ्लैट की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और कांच के शीशे टूटकर चारों ओर बिखरने लगे। राहुल के पैर के नीचे का फर्श अचानक दहकने लगा। आर्यन ने चिल्लाकर विक्की को धक्का दिया और बोला, भागो भागो यहाँ से भागो। वे हॉल की तरफ भागे, लेकिन मुख्य दरवाजा अभी भी बंद था। आर्यन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं बल्कि तपता हुआ एक लोहा बन चुका था। जैसे ही आर्यन ने हैंडल को छुआ, उसकी हथेली की खाल जलकर हैंडल पर चिपक गई। आर्यन ने इतनी जोर की चीख मारी कि बाकी दोस्त और भी डर गए। पीछे मुड़कर देखा तो वह आकृति अब जमीन पर खड़ी हुई थी। वह रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे पीछे आग की एक ऐसी लकीर चल रही थी, मगर वह आग असली नहीं थी, क्योंकि वहां रखे हुए पुराने अखबार अभी नहीं जले थे।
लेकिन चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका शरीर भट्टी में झोंक दिया गया है। सुलोचना की आत्मा ने अचानक एक चीख मारी। वह चीख इतनी तेज थी कि समीर के कान से खून बहने लगा। सुलोचना ने अपना हाथ उठाया और सीधे राहुल की तरफ झपटी। राहुल वहीं गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा है। उसकी जीभ बाहर निकल आई और आंखें फटने लगी। तभी विक्की को याद आया कि उसकी दादी ने उसे हमेशा अपने पास हनुमान चालीसा रखने को कहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह छोटी सी किताब निकाली और विक्की ने कांपती हुई आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, वह औरत वहीं की वहीं रुक गई। उसने अपनी गर्दन को 180 डिग्री मोड़कर विक्की की तरफ देखा। उसकी सफेद आंख में नफरत की ज्वाला थी। जोर से पढ़ विक्की, जोर से पढ़। आर्यन ने चिल्लाते हुए अपना जलता हुआ हाथ पकड़ा। जैसे जैसे हनुमान चालीसा का स्वर तेज हुआ, कमरे का तापमान गिरने लगा। वह औरत पीछे हटने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। उसने अपना जलता हुआ हाथ हवा में लहराया और आर्यन की गर्दन की तरफ एक झपट्टा मारा। एक धमाके के साथ मुख्य दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों से नीचे की तरफ कूदे। वह तब तक नहीं रुके जब तक कि वह मुख्य सड़क की रोशनी में ना पहुंच जाएं। आज साल 2026 है। पुष्प विहार का वह सेक्टर अब बदल चुका है। नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, लोग नए आ गए हैं, लेकिन उन चार दोस्तों की जिंदगी उस रात के बाद कभी वैसी नहीं रही। विक्की, जो सबसे बहादुर था, अब बेंगलोर में रहने लगा है। वह कभी अंधेरे कमरे में नहीं सोता। उसके घर में 24 घंटे हनुमान चालीसा की धुन बजती रहती है। उसे आज भी लगता है अगर संगीत बंद हुआ तो सुलोचना वापिस आ जाएगी। समीर विदेश चला गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। उसे लगता है कि हर जलती हुई चीज में सुलोचना का चेहरा है। उसने अपने घर में गैस चूल्हा तक रखना छोड़ दिया है। राहुल, जिसके पैर उस रात झुलसे थे, आज भी लंगड़ा कर चलता है। डॉक्टरों का कहना है कि वह कोई नर्व डैमेज है, लेकिन राहुल जानता है कि वह चलता है तो फर्श पर उसे गर्मी महसूस होती है। सबसे बुरा हाल तो आर्यन का है। आर्यन आज भी दिल्ली में ही है। उसकी गर्दन पर उन 3 उंगलियों के निशान आज भी वैसे ही ताज़ा हैं जैसे कल ही किसी ने उसे जलाया हो। उन निशानों से अक्सर रात को धुआं जैसा निकलता महसूस होता है। एक इंटरव्यू के दौरान आर्यन ने कांपती आवाज़ में बताया कि लोग कहते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ भ्रम होते हैं। मैं भी यही मानता था, लेकिन उस रात हमने सिर्फ एक साया ही नहीं देखा, हमने एक तड़पती हुई आत्मा का गुस्सा महसूस किया था। वह आज भी वही है। वह उस फ्लैट से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वह हमारे ज़रिए बाहर आना चाहती थी। कभी कभी मुझे आईने में अपनी आंखों की जगह वह काला तरल पदार्थ बहता दिखाई देता है। आज भी पुष्प विहार के उस ब्लॉक के पास से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में फ्लैट 402 से एक महिला के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वह कोई डरावना गाना नहीं, बल्कि एक लोरी जैसा लगता है, लेकिन उसे सुनने से मोहल्ले के सारे कुत्ते रोने लगते हैं। प्रशासन ने उस ब्लॉक को अब सील कर दिया है और वहाँ किसी को भी जाना मना है, लेकिन आज भी बच्चे
उस क्वार्टर नंबर 402 को बाहर से देख के ही डर जाते हैं। सुलोचना को आज भी किसी एक ऐसे शरीर की तलाश है जिसे पहनकर वह उस घर से बाहर निकल सके। वह 1996 में नहीं मरी थी। वह उस दिन से हर रात जीती है और हर रात चलती है। सावधान रहें, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जुड़े रहें। थैंक यू।